अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 है, ए ईमान वालो अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो तहकीक किया करो। आज बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें बुशरा बीबी के बारे में बड़े इंकशाफात किए गए हैं कि वो किस तरह से अपनी रूहानी ताकत इस्तेमाल करके मुल्क के बड़े फैसले करती थी और बानी PTI जो कि इन फैसलों पर अमल दरामद करवाते थे। और जो तमाम तर सिनेरियो इस रिपोर्ट में सामने आया है इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे भारत के जंगी जुनून की। भारत जो पाकिस्तान पर हमलावर होने के हवाले से तैयारी कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की क्या तैयारी है, किस तरह से भारत को जवाब दिया जाएगा, इस पर बात होगी। आखिर में बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, मौसम सरमा है, पहली बारिश हुई है और ऐसे में लोगों के खैमे, कंबल और तमाम तर जो साजो सामान है वो पानी में बह गए और इसराइल जो है वो गज़ा में हमले किए हुए है। अभी भी जुल्म और बर्बरियत जारी है इसराइल की जानिब से। वहाँ पर क्या मंजरनामा है, टास्क फोर्स उसके क़याम के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बरतानवी जरीदा द इकॉनमिस्ट में एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें बुशरा बीबी की रूहानियत से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। इन इंकशाफात में क्या सच्चाई है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने कुछ कहा है इस आर्टिकल से मुतालिक, एक बार वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बाद में हमारे मेहमान शौकत यूसुफ साहब से कमेंट भी लेंगे। इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर, और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो, कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे। फॉरेन पॉलिसी में ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। शौकत यूसुफ साहब, आपने अताउल्लाह तारड़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी वही बात की जो आज बुशरा तस्कीन साहिबा ने द इकॉनमिस्ट में बात की है और जो एक प्रॉपर एक आर्टिकल शाया हुआ है जो कि ज़ातियात से भरपूर है। आपसे सवाल करने से पहले और आपका कमेंट जानने से पहले मैं एक शेर भी मुलाहजा करना चाहूँगी। शेर कुछ इस तरह से है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरना होगा, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। बानी PTI की सिचुएशन भी कुछ इस तरह से है, वो जेल में है, अपने मुकदमात भी भुगत रहे हैं, लेकिन बाहर इस किस्म के आर्टिकल शाया हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी अपनी रूहानियत के ज़रिए बानी PTI से फैसले करवाती थी और पूरा मुल्क जो था वो जादू टूने के ज़रिए चलता था। पहले तो आप इस आर्टिकल पर रोशनी डालें कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की है और हमेशा जो तारड़ है ना, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, फिर शर्म भी नहीं आती है, फिर माफी भी नहीं मांगते। इन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। जब वो CM नामजद हुए तो ये शख्स आया, इसने कहा जी इसके ताने बाने जो है ना तालिबान से मिलते हैं, कभी कहता था ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कभी जी। उसके बाद जब कहा कि जी ये वज़ीर आला नहीं बन सकता, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब आप देखें इसके कौन सी बात पे आप वो करेंगे, मानेंगे? ये तो मतलब लगता है कुछ ऐसी कुछ संजीदा बंदा तो मुझे नहीं लगा ये, और इतने इम्पोर्टेंट ओहदे पे। शौकत यूसुफ साहब ये फरमाइएगा सर, ये फरमाइएगा कि अताउल्लाह तारड़ साहब तो चले आपको सीरियस बंदे नहीं लगे, लेकिन इकोनॉमिस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? इकोनॉमिस्ट तो वो रसाला है, वो चीज है जिसपे हमेशा ये बड़ा एतमाद करती रही। देखिए, कोई सहीफा तो नहीं है ना, क्या एतमाद है? ये लोग जब एक दूसरे से सुन ये कोई नई बात उसने कौन सी की है? क्या बुशरा बीबी के खिलाफ पहले ये चीजें शाया नहीं हुई हैं? क्या किरदार कुशी का सिलसिला पहले से नहीं है? इमरान खान के खिलाफ कोई नई बात है? हमेशा से वो कहते थे जी ये रूह का मसला है, ये फलां का मसला है। देखिए, ये किरदार कुशी से ना पहले इनको कुछ मिला है, ना अब कुछ मिलेगा इनको। न पहले इमरान खान को फर्क पड़ा है, ना अब फर्क पड़ेगा। ये ऐसी खामखा इनको देखें, ये सारे करप्ट लोग हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस है नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ आज तक कोई करप्शन का केस निकाल सके। जाली केस, जाली मुकदमात बनाए हुए हैं। तो इन हालात में इनके बस ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज हो। अब देखो, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिस्ट का जो जर्नलिस्ट है वो
नाम मैं भूल गया, इससे बड़े बड़े साफी यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में। और मजे की बात यह है कि आप सब पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें जनरल इकोनॉमिस्ट बताएगा, लंदन में बैठ के एक साफी बताएगा कि इमरान खान कैसे चल रहा था। कितने अफसोस की बात है। और हमारे हुक्मरान, हमारे वज़रा साहिबान आके टीवी पे शुरू हो जाते हैं, जी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है, तो फिर जाओ कहीं और उस पे यकीन कर लो। अपने ऊपर तो आपको यकीन ही नहीं है। अब हमारे इतने बड़े लेकिन सर इतने शौकत भाई इसमें कौन सा नया इल्जाम कौन सा है इस पे क्या बहस की जाए? किरदार कुशी के अलावा इसमें क्या है? शौकत भाई देखें, किरदार कुशी तो होनी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर हम पीटीआई के दोस्तों की बात करें तो निजी महफिलों में तो वो भी ये इतराफ करते नजर आते हैं, और उस वक्त भी इतराफ करते थे कि खान साहब के फैसलों पे मुशर्रफ बीबी साहिबा असरअंदाज होती हैं। तो ये मामला जो है वो इमरान तो आपको इल्म है कि इमरान खान के बारे में शुद्ध मत से सारे वज़रा साहिबान एक एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि ये नशा करता है और ये 2 दिन भी जेल नहीं रह सकता। वो इमरान खान जेल चला गया, ना उसने नशा किया, ना उसको कोई फर्क पड़ा। देखो ये सारे प्रोपेगेंडे होते हैं। ये जब आपके उनके खिलाफ कोई ऐसी ठोस कोई चीज है नहीं तो ये घटिया प्रोपेगेंडे होते हैं। तो मैं तो इसको देखिए, क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ ये जो PMLN वाले इन्होंने उनकी किरदार कुशी नहीं की थी? क्या बेनजीर भुट्टो की फैमिली के खिलाफ ये तो दुरुस्त बात है। वो कहते हैं ना, इफ यू कांट किल अ पर्सन किल हिज कैरेक्टर। तो ये बानी पीटीआई के कैरेक्टर पर भी मुख्तलिफ किस्म के लगते रहे हैं। अब एक खातून की जानिब से एक खातून के बारे में आर्टिकल लिखना और उसमें इस किस्म की बातें करना। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा छोटा सा, रूहानी ताकत अगर किसी के पास है भी तो इसमें कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बुशरा बीबी के बारे में शुरू से ये बात कही जाती है और कि उनके पास रूहानी ताकत है, तो आप समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसी रूहानी ताकत या रूहानी स्किल है? मुझे तो नहीं पता है। मैं रूहानी ताकत, मैं तो सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन रखता हूँ कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं इल्म है कि उनके पास कौन सी ताकत है या नहीं है, अब मैं क्या उस पर बहस करूँ। लेकिन जो लंदन में बैठ के लोग उस पर बहस कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि क्या ये जो साफ़ी है इसको इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूमात है। क्या ये बहुत ज्यादा वो रखता है कि जी इमरान खान के करीब रहा है ये, उसने किसी से सुना है, सुन के उसने छाप दिया आर्टिकल। अब ये वो चीजें अब नहीं रही हैं सारी। हमें बड़े बड़े नाम जो है दी इकोनॉमिस्ट दे फलां, अब देखो सोशल मीडिया का दौर है, ये चीजें अब खत्म हो गई है। ना इन रसालों पे कोई यकीन रखता है, ना अब तो जमाना ही बदल गया है। अब तो पल पल की खबर होती है, आप एकदम झूठे साबित हो सकते हैं। आपने देखिए इमरान खान के खिलाफ कितनी किरदार कुशी हुई, कोई नई बात है, इससे बड़ी बड़ी किरदार कुशी हुई, तो उनके कोई असर पड़ा है उनकी सियासत के ऊपर? अभी वो जेल के अंदर है, वो लड़ रहा है, निजाम के खिलाफ लड़ रहा है, तो क्या उसकी लड़ाई में कमी आ जाएगी? उसके साथ जो तो खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शौकत साहब ये तो खैर छोड़े, ये जातियात के हवाले से ये फरमाइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम जो हुई है इसको आप किस नजर से देखते हो? ये अब तो 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, क्या वाकई ही मजीद कुछ होने जा रहा है? देखिए हमारा जो अदालती सिस्टम है वो तो आपको इल्म है ना कि कितने नीचे गिरा हुआ था जो इंसाफ के तकाजे। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम में तो बिल्कुल इंसाफ खत्म हो गया, और अब जो 27वीं तरमीम आई है इससे आप देखें अब तो हमें छोड़े, आम आदमी को छोड़े, अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद मुतासरीन में शामिल हो रहा है और लोग जो है ना इस्तीफे दे रहे हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे 9वीं नशिस्तें मुफ्त में ना देती इनको, तो आज उनका ये हशर ना होता। तो देखें हम अदालती निज़ाम को हमने कमजोर कर दिया है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वो माशरा कायम नहीं रह सकता। अल्लाह माफ करे जो जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं कि इमरान खान को कमजोर करने के लिए या तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए एक पे एक तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है और अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा खास नहीं है कि ये कोई अच्छी अलामत है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी है उसको खत्म करने के लिए वज़रा हुकूमत पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब ये नहीं होना चाहिए आपकी बात पर। ठीक है, कुछ हद तक हम मुत्तफिक हैं जी। अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी अब आप लोगों का आगे का लाहे अमल क्या है? क्योंकि ज़ाहिर आपका भी KP से ताल्लुक है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया है कि अब सरकारी वसाइल को एहतजाज जलसे जुलूसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब PTI का क्या आगे का लाहे अमल है? अदालत के इस ऑर्डर पर आप क्या कहें?
देखें, ये तो बात ही है ना, अदालती ऑर्डर सर आंखों पे। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, हमने 2-3-4 दिन पहले एपीसी बुलाई, उसमें तमाम सियासी जमात ने शमूलियत की, जिसमें पीएमएलएन का अपोजिशन लीडर जो है वो पीएमएलएन का है, इस तरह एनपी पीपल्स पार्टी के गवर्नर है वो भी शरीक हुआ, और सब ने एक मुत्तफिका एलामिया जारी किया कि जी हमने दहशतगर्दी इस रास्ते से खत्म करनी है, और वफाक बैठे सूबे के साथ और मामलात हल करे। अब आप मुझे बताएं कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी ना वफाक के साथ, कि अगर वो दहशतगर्दी खत्म करने में संजीदा है तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन मौका है। जब आपके अपने लोग वहां बैठे हैं सूबे के अंदर, वो खुद आपसे कह रहे हैं कि जी आप ये तरीका इस्तेमाल करें, आप कहते हैं नहीं, तो हमें एक मुश्तरका लाइमल बनाने की जरूरत है। ये चीज नजरअंदाज की जा रही है, अब इन चीजों के पीछे पड़ गया कि जी इमरान खान ने ये किया, बुशरा बीबी ने ये किया। बहुत अफसोस की बात है, ये इंतहाई गैर संजीदा हुकूमत है सर। ये फरमाइएगा, ये है, और मुझे नहीं लगा सर, कि ये ₹1 का रिलीफ दिए। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपको याद होगा एपीएस के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, क्या आप नहीं समझते कि अब भी उस तरह से नेशनल एक्शन प्लान पे भरपूर तरीके से अमल होना चाहिए ताकि दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जा सके? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा तकाजे हैं, उसकी रोशनी में बिल्कुल नया लाएमल बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की सारी जमातें इकट्ठी हैं। मतलब पीपल्स पीटीआई का एलामिया तो नहीं है ना, ये नून लीग का भी है, लेकिन अगर बातों को भी अहमियत नहीं देंगे और वफाक इस बात पे डटा रहेगा कि नहीं हमने जो फैसला करना है वही मानना है, तो वो तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सूबे के साथ बैठ के ये जो कमेटी बनी है, सूबाई स्पीकर साहब ने बनाई, बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उनकी सरबराही में सिक्योरिटी कमेटी है, उस कमेटी के साथ बैठ के कोई लाएमल बनाए, संजीदा कोशिशें करें। मुल्क में बहुत ज्यादा मसाइल हैं इस वक्त, इस्लामाबाद तक धमाके पहुंच गए हैं, हमें संजीदा रवैया अपनाना चाहिए। ये चीजें छोड़ दें कि इमरान खान जेल में है और हम उसकी किरदार कुशी पे लग जाएं। इस तरह पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है, शौकत साहब ठीक है, जो कोर इश्यूज हैं आपके ख्याल में उन पर बात होनी चाहिए कि सिर्फ जातियात पर। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, अब आप क्या कहेंगे? आपका कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपकी सियासत पर नज़र भी है। ये जो एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा गया है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ठीक है, एक सहाफ़ी ने प्रॉपर फैक्ट्स पर मबनी ये आर्टिकल है या नहीं है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं, तो क्या आपको भी यही लगता है कि बुशरा बीबी बाकी जादू टूने के जरिए पूरे मुल्क को चलवाती थी? देखिए ज़ैनब, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जाती तौर पे ना मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि जातियात के हवाले से कुछ ज्यादा बात की जाए, लेकिन अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करती हैं तो मैं जो आप इंट्रो में जिस तरह से फरमा रही थी, या अभी आपने सवाल में भी कहा कि पता नहीं सच है कि झूठ है, तो इकोनॉमिस्ट जो है ये वही पर्चा है, जैसे मैंने यूसुफ साहब से भी पूछा था कि जिसमें अगर नवाज शरीफ के खिलाफ या शरीफ बरादरान के खिलाफ कुछ खबर छपती थी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे पीटीआई के वुज़रा, वफाकी वुज़रा, और कहते थे कि देखिए इकोनॉमिस्ट जैसा मौकर इदारा जो है वो क्या कह रहा है। तो इनको अब भी ये याद होना चाहिए, और वैसे भी इकोनॉमिस्ट की जो अपनी रिप्यूट है वो इस तरह की नहीं है कि वैसे मुंह उठा के कर दे। ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो आप ये पूछ रही थी कि क्या वो जादू टूने से चलाते हैं, तो मामला ये है कि इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। खुद पीटीआई के लोग कहते रहे हैं, यूजरा ये बात करते रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि बुशरा बीबी जो है वो रूहानियत पे यकीन रखती है, और उनकी रूहानियत जो है उसके वो इमरान खान साहब के फैसलों पे असरअंदाज होते थे। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनकी तैनाती जो है वो भी सबके इल्म में है कि वो किस तरह से होगी। तो ये सारी चीजें हैं वो जो सब आवाम के सामने है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि इस तरह से जातियात के हवाले से सियासत में जो है ना वो अब कमी होनी चाहिए। जो वाकई ही हमारे इश्यूज हैं उन पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेजर इश्यूज पर बात होनी चाहिए, जातियात पर, और वो भी एक खातून की जातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। इमरान साहब, बड़ी दुरुस्त बात आपने कही है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे श्रीनगर पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका और भारत की जंगी तैयारियां, क्या होने वाला है, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने आया है। श्रीनगर के पुलिस स्टेशन पर जो धमाका हुआ है वो मुमकिना तौर पर ये जाहिर करता है कि मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और हो सकता है कि आगे जाके मोदी सरकार इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे सकती है। ये जो तमाम तर वहाँ पर हालात बन रहे हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि मोदी सरकार को ऐसा मिस एडवेंचर करेगी, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगी और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देगी। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए? क्योंकि अभी तो फिलहाल तुर्किया पर इल्ज़ाम लगा रहा है भारत। हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, लेकिन ये जिस तरीके से रेड फोर्ट में हुआ और उसके बाद से उन्होंने अरेस्ट किए हैं कश्मीरी मुसलमानों को, किए, हरियाणा से लोग अरेस्ट हुए हैं, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लोग अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने उनको आपस में जोड़ दिया है। और जिस तरीके से वो शुरू ही में इवन रेड फोर्ट वाला जो वाकया हुआ था, वो आई विटनेस कुछ कह रहा था, मीडिया कुछ बात कर रही थी, गवर्नमेंट कुछ बात कर रही थी, लेकिन ये था कि अब जो उनकी सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे वर वेरी केयरफुल। उन्होंने पाकिस्तान का बराह रास्त खुद तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को कहा पाकिस्तान को नाम लेते रहे। सिमिलरली जो जम्मू एंड कश्मीर में जो वाकया हुआ है, और तो वो भी इसी तरीके से कि डाउटफुल किस्म का वाकया है, क्योंकि वो जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है वो अल्टीमेटली इनका मकसद यही होता है पाकिस्तान को मलाइन किया जाए। पाकिस्तान अभी भी बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर से टेररिज्म और ये लोग इधर से आ रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में एक आप समझ लें कि साजिशी, कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज जो बनाते ही रहते हैं जो उसके हिस्सा समझते हैं, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं। और अदरवाइज देखें, इंडिया की एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, स्टेज इनकाउंटर, स्टेज रिकवरीज भी करते हैं। और हमने रिसेंटली भी देखा था ऑपरेशन ये बुनियानो मरसूस के बाद से जब देखा ऑपरेशन महादेव किया और 3 कश्मीरियों को कस्टडी में से लाके उधर मार दिया, उसके बाद वहां वेपन्स रख दिए थे। सो इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं, लेकिन अनलेस आप आज तक पहलगाम का एविडेंस दे नहीं सके हैं तो ये आगे क्या करते रहेंगे। सो दे फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तैयार नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज कहें तो वो उनका आइडिया को बाई कर ले। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये बड़ा अहम है कि ये तो बात ठीक आपने कही कि वो उनका बहुत पुराना वतीरा यही है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पे थोप देते हैं। लेकिन जिस तरह से पहलगाम के वाकये के बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि जी आप बैनुल अक़वामी सतह पे इसकी इंक्वायरी करवा लें और इंडिपेंडेंटली उसकी इंक्वायरी के बाद जो रिजल्ट आए उसको मान लें, उन्होंने वो नहीं माना और फिर जो मार के हक में उनकी फेंटी लगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पे अगर वो इस तरह का कोई इल्जाम लगाते भी हैं तो उसको तस्लीम किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें, इसीलिए दिस टाइम दे आर वेरी केयरफुल। कोई ऐसी बात नहीं की और उन्होंने इशारों में ऐसी बातें की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी उनका मीडिया है या सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो खुद के पाकिस्तान को मुलायन करने की कोशिश करते रहे। लेकिन देखें कि पहलगाम वाला वाकया हुआ जब पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तैयार हैं कि थर्ड पार्टी आके इन्वेस्टिगेट करें, उस पर ये डिफेंसिव पे चले गए हैं। तो देयरफॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि ये सारा ड्रामा था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसलिए भी समझती है, वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी देखा कि इन्होंने किस तरह सिखों को मरवाया, कश्मीरियों के असैसिनेशन, स्पाइंग में ये पकड़े गए, कत्ल में पकड़े गए, ईयू में भी ये ब्रसल्स में और बैठ के अबाउट 650 जो डोमेन्स फेक डोमेन्स चला रहे थे। सो और फिर ऊपर से देखें कि ये टेररिज्म को एज स्टेट पॉलिसी के तौर पर यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन को भी पता है, दुनिया को भी पता है, अफगानिस्तान को ये यूज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और देखें ना कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे जो ओबामा दौर के, तो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान, इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और उन्होंने कहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने कहा इंडिया इज फाइनेंसिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो दुनिया, अमेरिकन और दुनिया सबको पता है, तो इसलिए वो 100 दफा पहले सोचेंगे कि इनकी बात पे यकीन करें या ना करें। मसूद साहब, लेकिन पाकिस्तान सर, लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान को इस सारे मामले के जवाब में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या पाकिस्तान को आलमी सतह पे अपने मौक़िफ़ को ज्यादा बेहतर अंदाज में और तेजी के साथ पेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं जी, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। हम क्योंकि हम बड़े वी आर ऑन द राइट साइड, तो हमने कोई बात ऐसी ना कोई ऐसे उन्होंने हम पे कहा है ना हम कोई ऐसी बात करेंगे।
लेकिन देखें धमाका होता है कहीं भी होता है तो उसको यकीनन कंसर्न सबके लिए होता है, ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन पाकिस्तान को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ये ड्रामे कर रहे हैं दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया समझती है कि इंडिया क्या कर रहा है। बिल्कुल सर, दुरुस्त बात की। समझौता एक्सप्रेस से लेकर दिल्ली धमाके तक हर कार्रवाई के पीछे भारत है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक प्रॉपर हिस्ट्री है। सर, हमने देखा कि मोदी जब भी कोई इकदाम करता है उसका सियासी एजेंडा उसके पीछे होता है। अब जिस तरह से तुर्किया पर भारत में दहशतगर्दी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि भारत और अब तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो मोदी की जानिब से लगाई जा रही हैं तुर्किया पर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या एजेंडा है अब मोदी का? देखें कितने शर्म की बात है, तुर्किया कहाँ बैठा हुआ है, उसको ड्रैग कर, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि तुर्किया है या अजरबैजान है ये या सऊदी से, ये वो ममालिक हैं जो आपके साथ खड़े रहे हैं और डंके के चोट पे खड़े रहे हैं। तो इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि जब भी देखें तैयब अर्दोगान जब यूनाइटेड नेशन पे जाते हैं तो वो कश्मीर का नक्शा निकाल के दिखाते हैं और एक फर्म स्टैंड लेते हैं, तो इनको इस बात का दुख है। और जिस तरीके से वहां पे तुर्किया के अवाम का पाकिस्तान से एक लिंक बनता है उसका भी इनको तकलीफ है। तो दैट्स वाई इनको ड्रैग करने की कोशिश करें। तुर्किया को क्या जरूरत पड़ी, ना पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि हम ऐसा करें। इंडिया के अंदर ही जो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, अभी जो जिस तरह हरियाणा में फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स पकड़े हैं उन्होंने, या जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े हैं, तो आप देखें 20 करोड़ मुसलमान है तो उनकी तरफ से तो रिएक्शन आएगा। अगर इस 20 करोड़ में भी चंद हजार खड़े हो गए तो फिर इंडिया का क्या होगा? मेरे ख्याल में ये उनको सीरियसली सोचना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और या जिस तरह से वहां पे अकलीतों के साथ बर्बरियत वाला सलूक किया जा रहा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अगर इसी तरह की ओछी हरकतें करेगा तो उसके टूटने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? यहाँ देखें ऑलरेडी है, दुनिया को मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं जिस तरह इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही को देख लें, जिसको अभी तो वहां पे और ज्यादा इनको फिक्र पड़ गई है जब से बांग्लादेश में हसीना वाजिद निकल गई है वहां पे। तो अब वो कहते हैं तीसरा फ्रंट भी हमारे लिए खुल गया है। और फिर ऊपर से 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, देखें नॉर्थ ईस्ट में 7 के 7 स्टेट्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। और फिर वो समझते हैं अपना आप को दे आर डिफरेंट फ्रॉम mainland इंडिया, क्योंकि सारे मंगोलाइट्स हैं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, कुछ इसके बाद मुसलमान से जो हिंदू हैं वो भी डिफरेंट बिलीव के वो लोग वहां पे मौजूद हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा ना आपने कि जो वहां पे जो हुआ है मणिपुर में हो रहा है, क्रिश्चियंस की असैसिनेशन, गैंग रेप्स वहां पे हो रहे हैं। त्रिपुरा ने, मिजोरम ने अपनी हुकूमतें डिक्लेयर की हुई है, एग्जाइल में उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो वहां पे एक स्ट्रगल है और वहां पे वो ड्रैकोनियन लॉस ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वहां पे जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। आप आए इधर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं, स्पेशली इन वाकयात के बाद, रेड फोर्ट के बाद से और जो अभी धमाका वहां पे हुआ इसके बाद से मुसलमानों पे जो क्रैक डाउन हो रहे, इसके आड़ में क्रैक डाउन करते हैं और इसके बाद अरेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं और इसके बाद खवातीन की इस्मत दरी की जाती है, तो वो भी जारी है। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड पंजाब है, वहां पे खालिस्तान की डिमांड है और बड़ा स्ट्रांग वहां पे रेजेंटमेंट है अगेंस्ट हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट। और जिससे महसूस हो रहा है कि भारत जब भी कोई ऐसा इकदाम उठाता है तो उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब तुर्किया पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है उसके बाद तुर्किया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी भारत को, कि इनके हेलीकॉप्टर से भरे कार्गो हवाई जहाज़ अमरीकी एयरबेस वापस उनको जाना पड़ा। तो अब ये जो चपकलिश भारत और तुर्किया के दरमियान हो गई है, इससे आपको क्या लगता है भारत को अब आगे जाके किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है? तुर्किया देखें कि नेटो का मेंबर भी है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा उनकी बड़ी तारीफ करते हैं प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान की, ये बड़े स्ट्रांग मैन है, स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। तुर्किया आप देखें कि आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री माइट के हिसाब से बहुत आगे हैं, स्पेशली इनके ड्रोन्स जो हैं दुनिया में माने जाते हैं। वो एक पावरफुल मुल्क है, वो डिप्लोमेटिकली भी प्रीवेल कर सकते हैं, मिलिटरीली भी प्रीवेल कर सकते हैं।
और ये है कि इंडिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना कोई इनके बॉर्डर मिलते हैं ना कुछ है। तो वो ऐसी उन्होंने बातें की, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, और इसी तरह जिस तरीके से पास्ट में है फ्यूचर में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका और सऊदीया जो है वो इतने करीब हो रहे हैं कि जो 35 हैं त्यारे जंगी वो भी उनको अब बिल्कुल करीब है। और ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी ये कहा है कि ये अब जो है मुआहदा होने को है। तो आप क्या समझते हैं कि ये F-35 मिलने के बाद खित्ते में सऊदीया का जो दिफा है वो कितना मजबूत होगा, और इस्राइल जो है उसको इससे क्या फर्क पड़ेगा इस डील से? पहले तो देखा ना कि ये रिफ्लेक्ट करता है डीप स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं जो सऊदीज और अमेरिकन के दरमियान हैं। और फिर देखें कि जब अब MBS जा रहे हैं तो वहां पे यकीनन वो सिक्योरिटी की गारंटीज की भी बात करेंगे, और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी इसमें हो सकता है। $142 बिलियन की अगर आपको याद हो, जब ट्रंप विजिट करने गए थे सऊदी अरब तो वहां पे बात हुई। तो दिस इज दी दुनिया में अमेरिका का सबसे बहुत बड़ा जो डील कहीं डिफेंस कोऑपरेशन का हुआ है परचेजेस का, तो दैट इज $142 बिलियन विद सऊदीज। तो इसमें उन्होंने जहाज भी खरीदने हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, उन्होंने मिसाइल्स भी हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के इक्विपमेंट भी लेना है। अब जब ये जहाज आएगा तो इसमें देखे खित्ते में सिर्फ इजराइल इज द ओनली कंट्री है। दुनिया में तकरीबन 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास F-35 जहाज हैं, बाकी सारे वेस्ट में है। इजराइल एक वाहिद मुल्क है जो वेस्ट एशिया में है। अब उसमें आप समझ ले कि एक राइवलरी हो सकती है, एक टेक्नोलॉजिकल इक्विवेलेंस उस पर बराबरी पे आ गए हैं कि इनके पास भी F-35 होंगे। 5th जनरेशन वारफेयर है, सिंबॉलिक है और डेटरेंस के लिए है। तो इजराइल को अभी 10 दफा सोचना पड़ेगा। जिस तरह खतरा रिसेंटली हमने देखा था, कतर में स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी, तो ये जहाज अब इनके पास होंगे तो एक कैपेबिलिटी एक पैरिटी में ये आएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की एक सिग्निफिकेंस है। डेटरेंस के पड़े हुए वेस्ट एशिया में आप देख लें, मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो हो गई, देखें ना कि MBS का फोकस है, जिस तरह वो नियम को डेवलप कर रहा है, तो वो कहते थे एक फोकस है कि हम ऑयल से निकलें और हम आगे दूसरी चीजों पर फोकस करें। तो मिशन 2030 है इकोनॉमी, और सेकंड है मिलिट्री माइट को वो डेवलप करना चाहता है। सो दैट्स वाई $142 बिलियन का हुआ। पाकिस्तान के साथ एक अलायंस भी है, सो वो भी उनके पास एक एडिड एडवांटेज है, एक मिलिट्री माइट पाकिस्तान की उनके साथ है। सो मेरे ख्याल में पहले तो ये देखा जाता था ना कि ईरान के तनाजुर में चीजें देखी जाती थी, लेकिन अब वो चीज वहां से निकल गए। सऊदी ईरानी से अच्छे ताल्लुकात हैं। सो अब इसको आप देख सकते हैं इसराइल के उसमें। तो मैं कह सकता हूँ ये जब जहाज आएंगे तो बराबरी के उसमें होंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को जिस तरह से जहाज लेने पे माइल किया है, तो ये आप ये सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? चीनी टेक्नोलॉजी है जो उसकी आप आगे मौजूदा दौर में किस तरह से अहमियत को समझते हैं? देखिए, चीनी टेक्नोलॉजी ने तो अपने आप को साबित कर दिया इस पर मार्के हक और बुनियाद मरसूस में। जेट-10C ने जब आपके राफेल गिरा दिए तो और फिर उस तो क्या रह गया है। आप PL-15 है, अभी PL-17 अभी हमारे मिलने लगे हैं। तो उससे J-10C के आपको पता है कि जो उसकी मार्केट थी और शेयर्स थे वो दुनिया भर में बढ़ गए थे। फिर पाकिस्तान की इनकी जॉइंट प्रोडक्शन भी है, देखे JF-17 थंडर भी बना रहे हैं, बाकी भी है। तो दुनिया अब ये समझती है कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये इट इज फार सुपीरियर देन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को उस कंपैरिजन में देखा जाता है। अभी देखें F-35 है तो इनके पास J-35 है। सो वो जहाज भी इनके पास है। सो दुनिया में जो स्पेशली जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जो आसियान के मेंबर कंट्रीज है उनका ज्यादा अब इंटरेस्ट है। चाइनीज इन्फ्लुएंस भी वहां पे ज्यादा है साउथ एशिया सी के अंदर से, तो उनके ज्यादा है। फिर इन्होंने जिस तरह जहाज हमारे पास थे, उनका टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम तो पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। सो दैट्स वाई दुनिया में टेक्नोलॉजी में तो बढ़तरी हासिल हुई है। इवन हमारे सिफारती ताल्लुकात की बात की जाए तो उसमें भी नई जहत मिल रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी नेवल चीफ नवीद अशरफ ने बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल कर लिया है, अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हुई हैं। इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान बांग्लादेश को इनके ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद एक नई जहत की तरफ जा रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप?
اور انڈیا میں تو اس دورے کے حوالے سے سر کوحرام مچا ہوا ہے. بالکل انڈین میڈیا تو پاگل ہو گیا. بالکل ہاں، جس طریقے سے دیکھیں ایکسچینج ہو رہے ہیں ان کے امپورٹنٹ پرسنالٹیز پاکستان کے وزٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے لوگ وہاں بھی چیئرمین جوائنٹ چیف بھی وہاں سے ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ میسج اسی لیے وہاں پہ ابھی ان کے جو تھنک ٹینکس ہے وہ سارے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 2 فرنٹ وار ہے، چائنا اور پاکستان ہے. ابھی انہوں نے کہا تیسرا فرنٹ ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے. تو بنگلہ دیشیوں نے جس طریقے سے وہ لگتے ہیں جس طرح وہ بند تھے لیکن نکلے ہیں، جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ محبت ہے اور پاکستان نے اکارڈنگلی وہ رسپونڈ بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں کہ بہت زبردست بات ہے کہ پاکستان اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. پھر دیکھیں کہ اس سے جو ایک ڈپلومیٹک تو آپ کو وکٹری بھی ہے لیکن ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ بڑا زبردست ہے. اب انڈیا 100 بار سوچے گا یار ادھر سے بھی کچھ آ سکتا ہے. پھر اوپر سے نارتھ ایسٹ انڈیا کے آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اوپر ہی آپ دیکھیں گے سلیگری کوریڈور جو لنک کرتا ہے مین لینڈ انڈیا کو نارتھ ایسٹ انڈیا سے. سو نیرویسٹ جو ہے وہ 22 کلومیٹر ہے. اس کے اوپر چمبی ویلی ہے، وہاں چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ابھی سوچ رہا ہے کہ وہ جب اسٹریٹجی کو دیکھتا ہے تو ان کو بڑے خطرناک والے حالات ہیں. سے چائنیز آ کے اس کو کاٹ سکتے ہیں، جس سے بنگلہ دیشی بھی کر سکتے ہیں. سو ایک ایسی سچویشن میں آئے ہیں کہ انڈینز کی وہ نہ بڑھ کے دبا سکتے ہیں. مطلب ریٹرکس ہوں گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بھارت کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اب بھارت خود خوفزدہ ہے. پاکستان سے کسی بھی قیمت پر جنگ نہیں موڑ لے سکتا کیونکہ مارکہ حق میں جو بھارت کے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے غزہ میں سرما کی پہلی شدید بارش نے تباہ حال پناہ گزینوں کے مسائل بڑھا دیے ہیں. اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں اور ایسے میں صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک طرف موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی ہے اور اس بارش کے بعد غزہ کے لوگ اور جو فلسطینیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے کیمپ اور جو بھی ضروری سامان تھا وہ سب پانی میں بہہ گیا. اور اس وقت وہاں پر کیا منظرنامہ ہے، کیا حالات بنے ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے. جلال محمود فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 1,50,000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں بے گھر افراد ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ضروریات کا سامان ان کے پاس موجود نہیں ہے. سردیاں آ گئی ہیں، بارش ہوئی ہے. تو کیا منظرنامہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ تصویر ہمارے سامنے منظر پیش کیجیے گا. جی بہت شکریہ محترمہ. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک سکرین یعنی ایک کلیئر پکچر بتانا چاہتا ہوں. اول تو غزہ کے اندر جنگ بند نہیں ہوا. جو کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے کہ جنگ بند ہوئی ہے تو بالکل یہ سراسر غلط ہے. جنگ بند ہوئی نہیں ہے. آج مؤرخہ 15 نومبر 2025 جنگ بندی کا جو معاہدہ نام نہاد معاہدہ جو سیز فائر ہے جو نافذ العمل 11 اکتوبر کو ہوا، آج تک کے 270 لوگ شہید ہوئے اور 711 لوگ زخمی. اچھا دوسری بات وقفہ ہر کونے جہاں بھی آپ جائے غزہ کے اندر ہے ڈیلی بیسز پہ ہر 2 3 4 گھنٹے کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں خبر ملتا ہے کچھ لوگ زخمی ہوئے کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے. اچھا جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ وہاں پر لوگوں کا جو بے گھر ہے وہاں پہ ابھی تک میرے بہن ابھی تک بھوک اور پیاس وہی ہے. ابھی تک وہی قحط کا عالم ہے. وہ اس وقت غزہ کے عوام کی چیخ اور بکار کہ ہمیں فوری طور پہ ہمیں خیمے دیا جائے، ہمیں خوراک دیا جائے، ہمیں پانی اور دوائی دیا جائے، ہمارے جو بچے بیمار اور بچے جو زخمی ہیں ان کے علاج کیا جائے. ڈیلی بیسز پہ میرے 5-6 موبائلوں میں جو میرا باس ہے اس پہ میرا باس مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے غزہ کی مختلف گلیوں سے طرح طرح کے کلپ سے دل دہلانے والے کلپ سے دل دہلانے والے صورتحال. اور جس طرح آپ نے فرمایا شروع میں کہ سردی
یہ سردی تو اللہ کے نظام ہے، کیونکہ غزہ کے اندر جو موسم ہے نا وہ بالکل پاکستان سے مختلف ہے. غزہ میں ہوتا یہ ہے نا موسم نومبر سے لے کر مارچ تک کے سردی اور بارش دونوں ساتھ ہوتے ہیں. آپ ذرا امیجن کر لیں اس وقت آپ خیمے میں اور نیچے بھی پانی اوپر سے بھی پانی اور آپ کے بچے زخمی کی حالت میں، تو کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہے صورتحال ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں عوام کے، غزہ کے عوام کے، اور وہاں پر نیشنل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا جو بیان ابھی مجھے جو موصول ہوا وہ یہ ہے کہ غزہ کے عوام کو جو ضروریات ہے اس میں سے ابھی تک جو پہنچا ہے 15 سے 20%، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو صورتحال محترمہ بظاہر ہے کہ جنگ بند ہوئی ہے، جنگ بند نہیں ہوئی ہے، جنگ جاری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو آپ کو اب جو معاہدہ. اچھا بھائی ذرا یہ جی دیکھیں، یہ آپ نے جو ساری صورتحال بیان کی یہ واقعی بڑی افسوسناک ہے، اور اس پہ جتنا بھی دکھ ہے ظاہر کیا جائے وہ کم ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ وہاں سے گراس روٹ لیول پہ سارے مسائل کو سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک اس کا فوری حل کیا ہے؟ مسلم امہ کو، ہم پاکستانیوں کو، یا پوری عالمی برادری کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں عمران بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں امت مسلمہ کو اور عرب ممالک کو تو ان کو پتا ہے کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے. اول تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ میرے عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ معاہدہ کس کے درمیان ہوئی ہے؟ حماس کے اور اسرائیل کے درمیان. اس کے باوجود بھی اسرائیل حماس کو ختم کرنے کا جو عمل، اسرائیل کا عمل جاری ہے، اسرائیل کو حماس کو ختم کرنے کی ان کی پوری کوشش جاری ہے. ڈیلی بیسس پہ ان کے کہیں نہ کہیں ان کے ملٹری آپریشن حماس کے خلاف ہے. تو کیا کرنا چاہیے عمران بھائی؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ امت مسلمہ کو جو ممالک شریک تھے باقاعدہ، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے اس معاہدہ کے اعلان سے پہلے، 8 ممالک ہے جن میں سے مسلمان ممالک بھی ہے، عرب بھی ہے، ان کو کرنا یہ چاہیے امریکہ کے اوپر، اسرائیل کو اوپر زور دے کہ بھائی جو معاہدہ ہوا ہے اس کی بازداری کیا جائے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کی اسرائیل پر کو پابند کیا جائے. بالکل کوئی بھی نہیں ہے ہمارے عربوں میں اور امت مسلمہ عمران بھائی مذمتوں کے علاوہ ان کے پاس تو مجھے کچھ چیز نظر نہیں آئی ہے اس پورا 2 سال 2 مہینے میں. 2,39,000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. غزہ کے لوگ امید رکھتے رہے کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے. اب جیسے تیسے کر کے ایک امن معاہدہ ہوا، اس کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جو ممالک اس میں گارنٹرز بنے ہوئے، اسلامی ممالک بھی اس میں شریک تھے، اور اب ان سے کیا ہی امید کی جا سکتی ہے کہ اب جنگ بندی ہونے کے باوجود بھی حملے کیے جا رہے ہیں غزہ کے لوگوں پر. تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. تو اب ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کردار ہو سکتا ہے حماس کا یا ان اسلامی ممالک کا؟ کیونکہ یہ تو کھلی خلاف ورزی ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار معاہدے ہوئے اسی طرح سے اسرائیل نے وائلیشن کی. دیکھیے بہن، میرے خیال میں شاید آپ کو یاد ہوگا آپ کی پروگرام میں عمران بھائی بھی ساتھ تھا اسی پروگرام میں تو اس بات کا ذکر کر چکا کہ اسرائیل اس معاہدہ کا بازداری کرے گا نہیں ہے. اسرائیل پر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ بات میں بار بار آپ کی اس معزز چینل میں اور تمام نیوز چینلز میں کر چکا ہوں، اور بدقسمتی سے یہ بات درست ثابت ہوئی ہے. میری بہن، اس وقت ہمارے خاص طور پر جو گارنٹی لیڈر بنے ہیں، جو انہوں نے ثالثی کردار ادا کیے ہیں اس معاہدے میں، اور جو ان 8 ممالک کی جو سربراہان ٹرمپ سے ملاقات انہوں نے کی ہے، باقاعدہ ان کو زور دینا چاہیے، ہر فرم پہ زور دینا چاہیے کہ جی یہ کہیں کا معاہدہ ہے. اب نہ جنگ بند ہوئی ہے، نہ وہاں پر بھوک اور پیاس ختم ہوا، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑی خطرناک بات یہ بھی ہے کہ غزہ کے عوام کو ایک خاموشی سے خفیہ انداز کی طریقے سے غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے کی پوری کوشش جاری ہے اس وقت. باقاعدہ یعنی ہر لحاظ سے ہر طرح کا ہر کوشش حد الامکان کر رہا نیتنیاہو جو ہے کہ اس غزہ کے عوام وہاں سے نکل جائیں. کل 170 لوگوں کو باقاعدہ دھوکہ دے کر ان کو جنوبی افریقہ میں بھیج دیا، اور طرح طرح کے انہوں نے پلاننگز کی ہے. میرے بہن، اس وقت ہماری امت مسلمہ اور جو بھی عرب ممالک ہے،
इनको बाकायदा एक मुअस्सर इक़दाम करना चाहिए, मजम्मत से और मुतालबा से आगे जाना चाहिए। अभी इसराइल को रोकना होगा, इसराइल को पाबंद करना होगा। सर वो कब तक चलेगा? जलाल भाई वो मुअस्सर इक़दाम क्या हो सकता है, ये फरमाए ना। अगर बहुत अच्छा सवाल किया इमरान भाई, जैसा दुश्मन वैसे इक़दाम। अब ये दुश्मन ना ही वो बातचीत से बाज आता है, ना वो मुज़ाकरात से आपका सामने, ना वो मुज़ाकरात से बाज आ रहा है, ना किसी चीज से। जब तक हमारी उम्मत मुस्लिमा इस इसराइल के ऊपर, इस नाजायज दहशतगर्द रियासत के ऊपर कोई सैंक्शंस ना लगाते हैं, कोई पाबंदियां ना लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई अमली इकदाम ना होता तो कुछ होने वाला नहीं है। ना इजलासों से, ना मीटिंग से, ना मुजम्मतों से कुछ होने वाला नहीं है। आपका सामने इमरान भाई, आप भी जंग के पहले दिन से आप कवरेज कर रहे हैं माशाल्लाह, मेरी बहन भी साथ है, तो आपका सामने सब कुछ अरबों ने और मुसलमानों ने जितनी मुजम्मतें करनी थी कर लिया, जितनी बयानात देनी थी दे दिया। अब अमली इकदाम है सर, अमली इकदाम इसराइल पर प्रेशर डाल दिया जाए। अब हर मुल्क को पता है कि मेरा पास कौन सा कार्ड है जो मैं खेल सकता हूं। हर मुल्क को पता है, हमारे मुसलमान ममालिक को या अरब है, सबको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा पास कौन सा कार्ड है जो मैं यूज करके इसराइल पर या अमेरिका पर दबाव डाल सकता हूं कि ये जो मुआहदा हुआ उस पर इसराइल को पाबंद किया जाए। अब इनको समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है। और इसराइल की जानिब से गजा पर हमले भी आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इम्तिहान दिया और इम्तिहान में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और उसके बाद उन्हीं को शहीद भी कर दिया गया। तो इस किस्म का जुल्म और बर्बरियत अभी भी जारी है। जो अमन मंसूबा पेश किया गया था और जो मुआहिदा किया गया था उसकी इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है और ऐसे में ज़रूरी इक़दाम करने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मंजर कशी कर रहे थे कि क्या हालात हैं इस वक्त गजा के। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।